So hello friends, once again welcome back to my YouTube channel here. Friends, today in this video we are going to discuss the job opportunities after 12. I mean बढ़ावा के बाद जो है कि आपको कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली इन डिफेंस फोर्स. I mean what job opportunities are available after 12 in defense forces, and you can join in very early age of your life, and you can earn, and also you will get a better opportunity to serve the nation. So guys, today we are going to discuss this topic here. So actually I have done 12 right now, and I am doing my BSc part 1 from math. So this is why I know, and I have also gone in those areas, so I know them a little, not a little bit, I mean I know about them a lot. एंड एक्चुअली मैंने अभी तक 5 से 6 एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, एंड ऑलमोस्ट आई हैव क्लियर ऑल द रिटन एग्जामिनेशन. एंड आगे वाले फेज में जाके कभी कभी फंस गया, जैसे कि सेकेंड फेज हो गया या थर्ड फेज हो गया. एंड ऑल्सो मैंने क्लियर भी कर लिया कुछ एग्जाम्स को, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट. सो दिस इज वाई आई कैन शेयर यू माई एक्सपीरियंसेस हेयर इन दिस वीडियो. सो जस्ट बी विद द वीडियोज, एंड मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा. सो 12 के बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें इन डिफेंस फोर्सेज में, डिफेंस में आपको आ जाएगा एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आर्मी भी आ जाता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनडीए का एक एग्ज़ाम है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है. इसमें जो है कि आप बहुत ही पहले, इसका एज क्राइटेरिया होता है कि 16 से 19 साल के बीच में अगर आप आएँ तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसके थ्रू आप जो है कि डायरेक्ट ऑफिसर बनेंगे. इसमें जो है कि आपको वो ट्रेनिंग कराएगा उस लेवल से, और वहाँ से जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा, पढ़ाई खत्म होगा वहाँ पे, तो वहाँ से डायरेक्ट आपका ऑफिसर रैंकिंग बनता है, जिसमें आप वहाँ से एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, या नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, या आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपका चॉइस क्या है, इस पर ये डिपेंड करता है. तो सबसे पहले इसके लिए क्राइटेरिया क्या है. एनडीए के एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो अभी आप 12 किए भी नहीं हैं, आप ईयरिंग में हैं, यानी कि अभी 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और साथ ही साथ आप चाहते हैं एनडीए का एग्ज़ाम भी देना, तो आप दे सकते हैं. चूँकि यह साल में 2 बार अब आता है, पहले तो एक ही बार आता था, लेकिन अब साल में 2 बार आता है, 6-6 मंथ पे आता है. तो आप जो है कि अपीयरिंग में हैं, उस समय भी फॉर्म को भर सकते हैं. और इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट आता है फिजिक्स हो गया, साइंस, मोस्टली इंपॉर्टेंट तो होता है मैथ और इंग्लिश. ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके बाद जो है कि आपका साइंस भी रहता है, फिजिक्स रहता है, और जनरल साइंस में आपका केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायो का भी जनरल क्वेश्चन रहता है, और साथ ही साथ आपका जनरल नॉलेज भी इसमें पूछा जाता है. तो इस तरह से जो है कि आप इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से स्ट्रेटजी बनाना होगा. जैसे कि आप 11th में जैसे ही जाते हैं उसी समय से आपको प्लानिंग करना होगा कि हमें क्या करना है, एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है. एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स सो दैट यू मे नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है. अगर आप रिटर्न एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं तो एक इंटरव्यू होता है जो कि 5 दिन का होता है, और इसको एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं. और इसको जो है कि 5वें दिन अगर रह के आप वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि आपका मेडिकल होता है. मेडिकल में जनरली आपका रनिंग होगा, फिजिकल होता है. फिजिकल उतना टफ नहीं होता है इन कंपेरिजन टू अदर एग्जाम्स लाइक आर्मी और एयरफोर्स. उसमें जनरल फिजिकल होता है, और उसके बाद जो है कि मेडिकल होता है. इन सब फाइनल प्रोसेस होने के बाद जो है कि एक बार जितने भी स्टूडेंट्स को मेडिकली फिट होते हैं उनके लिए फिर से एक बार मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें उन लोगों का रैंकिंग कितना है, नंबर कितना आया हुआ था, उसके आधार पे जो है कि रैंकिंग होता है. और फाइनली आपका नाम अगर उस मेरिट लिस्ट में आता है, देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर ज्वाइनिंग लेटर, एंड यू विल हैव टू गो देयर फॉर ट्रेनिंग. सो ये होता है, ये जो है कि प्रोसेस है आपका एनडीए का. इसलिए आप अगर एनडीए का जो है कि मेन इसमें जो होता है मैथमेटिक्स होता है. मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनडीए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बढ़िया रहेगा तो वही जो है कि आपका नंबर को इंक्रीज करेगा. एंड आफ्टर दैट इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैथमेटिक्स के बाद इंग्लिश. सो आई विल say you, I will suggest you to focus mostly on mathematics and English, and after that any other subjects, and you will also have to prepare for the interview, the most important part. मैंने एनडीए का एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें एसएसबी इंटरव्यू था, और जनरली जो है कि एसएसबी इंटरव्यू एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है, या 2 बार में क्लियर नहीं हो पाता है, और मैं तो यहाँ पे रूरल एरियाज में हूँ, और मोतिहारी में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है. देयर इज़ नो एनी फैसिलिटी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन. So this is why I did not jump into that area, because I did not have much time, and I thought that if I lose my time in this way then it will मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. दिस इज़ वाई आई डिड नॉट अपेयर फॉर दोज एग्जामिनेशन. मैंने फॉर्म भरा बट अपेयर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एयरफोर्स का एग्ज़ाम अच्छा लगा.
ईजी लगा इन कंपेरिजन टू डैट और नेवी का एग्ज़ाम भी, इसलिए मैंने उधर इस एरिया में ना जाके इधर ही अपना प्रयास किया एंड टुडे आई हैव गॉट इट. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट. सो दिस वाज ऑल दिस ऑल वाज प्रोसेस ऑफ एनडीए एंड नाउ. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेवी का, तो नेवी का भी एग्ज़ाम जो है कि आप 12 बेसिस पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका यही क्राइटेरिया है कि आप अपियरिंग में इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं. और उसके बाद दूसरा ये है कि अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी इस एग्ज़ाम्स को नहीं दे सकते हैं. इसमें जो है कि आपको साइंस होना ज़रूरी है, पीसीएम ज़रूरी है. इसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 25 नंबर जो है कि इंग्लिश का रहता है, 25 नंबर मैथ रहेगा, 25 नंबर फिजिक्स रहेगा और 25 नंबर आपको रहेगा जनरल नॉलेज तथा जनरल एबिलिटी का जो क्वेश्चन रहता है, जिसमें रीजनिंग आता है, ये सब क्वेश्चन रहता है. 100 नंबर का रहता है, जिसमें आप अगर जनरली अगर 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट सही ला देते हैं या 45 नंबर ला देते हैं तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है. लेकिन इसमें भी दो पार्ट होता है नेवी में, जिसमें एसएसआर होता है और डबल ए होता है. डबल ए का रैंकिंग ज़्यादा रहता है और एसएसआर का कम रहता है. ये डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितना है, उसके अनुसार वो लोग सिलेक्ट करते हैं. तो इसमें जो है कि अगर आप 100 में से 70 के अराउंड अगर नंबर ला लेते हैं तो इसमें जो है कि आपको डबल ए में होगा, जो कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस शायद ऐसे इसका कुछ फुल फॉर्म है. और उसके बाद एसएसआर को होता है, जिसका नंबर कम रहता है उसका एसएसआर में होता है. एसएसआर का कट ऑफ जो है कि स्टेट वाइज जाता है, जबकि डबल ए का कट ऑफ पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जाता है, जिसमें अराउंड 500 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड. एंड एसएसआर में जो है कि स्टेट वाइज रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि उन लोगों के लिए कितना वैकेंसी है और उस तरह से वो लोग लेते हैं. तो ये रहा नेवी का फुल प्रोसेस. इसमें अगर जहाँ तक हम लोग बात करें, सबसे पहले रिटेन होता है. रिटेन में बता ही दिया कौन कौन क्या क्या पूछता है. उसके बाद इसमें एसएसबी इंटरव्यू नहीं होता है, यही जो है कि इजी कर देता है इस एग्ज़ाम को एनडीए के तुलना में. तो इसमें जो है कि उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल में आपको रनिंग होता है और कुछ जनरल फिजिकल एक्टिविटी होता है. उसके बाद आपका मेडिकल होता है. मेडिकल होने के बाद अगर आप फिट हो जाते हैं देन फाइनली आपका जो है कि नंबर के आधार पे आप एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें आपका रैंकिंग रहता है. और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, फाइनल कट ऑफ को पार कर जाते हैं, देन यू गेट योर ज्वाइनिंग लेटर एंड यू गो देयर फॉर दिस. इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो नेवी का एग्ज़ाम उसके तुलना में क्या है, आसान है. और इसमें जो है कि आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं आ सकता है, जो साइंस से किया है इंटरमीडिएट वही आ सकता है, वही अपेयर कर सकता है. इसके बाद अगर हम बात करें तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम, एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी सेम है नेवी के एग्ज़ाम जैसा ही. एयरफोर्स में भी दो दो हिस्सा होता है, एक एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप. एक्स ग्रुप मीन्स टेक्निकल होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है. दोनों में लगभग बहुत सी सिमिलरिटी है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है. तो इसमें क्या होता है, एक्स ग्रुप में आपको हर हाल में पीसीएम चाहिए, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चाहिए. इसमें आर्ट्स वाले नहीं आ सकते हैं एक्स ग्रुप के लिए, चूँकि टेक्निकल ब्रांच होता है जो कि टेक्निकल से रिलेटेड होता है, और इसलिए आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. और जबकि वाई ग्रुप का है तो वाई ग्रुप का आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइंस वाले को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाता है. तो ये होता है वाई ग्रुप के लिए. अब हम बात करें क्या बोलते हैं, साइंस वालों के लिए यानी एक्स ग्रुप पर अगर बात करें तो उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या रहता है उसमें. तो क्वेश्चंस वहाँ पे 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटेन एग्जामिनेशन में. 70 में आपको 25 को रहता है मैथ का, 25 को रहता है फिजिक्स का और 20 नंबर रहता है इंग्लिश. ध्यान रखना यही रहता है कि जितने भी अभी एग्जाम्स है ये सब में नेगेटिव मार्किंग रहता है. नेगेटिव मार्किंग का आपका मतलब ध्यान रखना है. और 70 नंबर में इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जाता है, जैसे कि 20 नंबर का इंग्लिश है तो अराउंड 10 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाता है इसका. 25 नंबर का फिजिक्स है तो इसका भी 9 से 10 रहता है कट ऑफ. और फिर मैथ भी 25 नंबर के, तो इसका भी अराउंड 9 से 10 कट ऑफ रहता है. और इस कट ऑफ को भी पार करना जरूरी रहता है. फाइनल कट ऑफ अगर 30 गया या 32 गया तो वो तो पार करना ही है, साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ को भी पार करना है. तो पता चला 45 नंबर आ गया और किसी एक सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार किया, यानी 6 नंबर 7 नंबर में रह गया, तो फिर वहाँ पर भी आप फेल कर सकते हैं. तो ये इसका रिटेन का रहता है. और 70 में से अगर आप 40+ नंबर ला देते हैं सेक्शनल कट ऑफ को पार करते हुए, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, योर नेम विल बी देयर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. ये जो है कि रिटेन का इसका प्रोसेस होता है. रिटेन के बाद आपका फिजिकल होगा. अगर रिटेन में आप पास कर देते हैं तब आपका सेकेंड फेज के लिए क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड वहीं पे आ जाता है. और उसके बाद जो है कि आपको उसमें सारी डिटेल दी गई रहती है. सेकेंड फेज के लिए कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करते हैं. उसमें रनिंग होती है 1600 किलोमीटर की, सॉरी 1600 मीटर की रनिंग होती है, जो कि क्या बोलते हैं 6.5 मिनट में कंप्लीट करना रहता है. और उसके बाद जो है कि रनिंग के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है. और इसमें जो है कि एक नया चीज़ यही रहता है कि इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, जो कि सिर्फ इंग्लिश में होता है और उतना हार्ड भी नहीं रहता है.
इसमें जो है कि आपको ये देखा जाता है कि आप इंग्लिश के माहौल में रह सकते हैं कि नहीं, इंग्लिश बोलने आपको आता है कि नहीं, या इंग्लिश में अगर कुछ बोला जाए तो आप उसको मतलब समझ सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो इसको वहाँ पे देखा जाता है। एनडीए के तुलना में इसका इंटरव्यू बहुत ही आसान होता है, और नेवी में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है। तो इसमें एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम मैं इसमें फेल कर गया था, बट इन द सेकेंड टाइम आई पास्ड दिस इंटरव्यू बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस, and I took some spoken classes and also worked hard on English, and finally I got through this. तो ये होता है। उसके बाद ये अगर आपका क्लियर होता है, फिजिकल क्लियर होने के बाद आपको जो है कि मेडिकल क्लियर होना होता है। मेडिकल ऑलमोस्ट नेवी में और एयरफोर्स में और नेवी में सब में लगभग सेम ही होता है। मेडिकल अगर आप पास कर देते हैं देन उसके बाद एक फिर से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा के उनको जितना लेना रहता है उसके अनुसार कट ऑफ को लोग अरेंज कर लेते हैं, और एक मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं, इनरोलमेंट लिस्ट आता है। उसमें अगर आपका नाम आ जाता है देन आपको फिर वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आता है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिपोर्ट टू दैट सेंटर, आई मीन उस सेंटर पे आपको जाना पड़ता है। इस तरह से हम देखें तो 12वां के बाद भी हम लोगों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है इन डिफेंस फोर्सेज में, जहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एज एन ऑफिसर के रूप में जाना चाहते हैं, देन यू नीड टू गो थ्रू एनडीए के एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली आप ऑफिसर बन के जाएंगे, आपका पोस्टिंग भी अच्छा रहेगा और उसके अनुसार सैलरी भी अच्छा रहता है इन सब के कंपेरिजन में, चूँकि आप ऑफिसर बन के जा रहे हैं। और अगर एयरफोर्स और नेवी से जा रहे हैं तो आप यहाँ से ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेलर रहेंगे, या ये डबल ए में होगा तो डबल ए से भी प्रमोट हो सकते हैं, बट यहाँ से अभी डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो ये रहा ऑल क्राइटेरिया जो कि हम लोग 12 के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बहुत आपको जल्दी है कि जॉब लेने का, कि हमें आगे पढ़ने में समय लगेगा, बीएससी करना है या ये करना है वो करना है, उसमें बहुत समय लगेगा, और लेकिन आपको जल्दी है जॉब लेने का, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस 3 एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प यू। और actually I have also been preparing for this examination. This is why I know about them, and I will keep on sharing you all the information regarding the examination. So I will request you to be connected with me and subscribe this channel, and also आपको अगर पता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि इस लाइन में आना चाहता है या पढ़ने में अच्छा है, तो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू हिम, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर हिम एंड ही कैन गेट समथिंग, एंड ऑल्सो आस्क हिम टू subscribe my channel and be always with me so that he may know everything regarding these exams, because I will keep on sharing all my experiences on this YouTube channel. So this is all I wanted to share you about this examination, and I think that every student who want to join these forces in the very early age of their life, they should start their preparation. I mean, they should not waste their time, because there is always age criteria in 3 of these examinations. Otherwise, once you go after 21, you can't appear in this examination. So this is all what I wanted to share you. Please, if you like this video, then subscribe my channel and also share it to your friends. Okay, thank you very much.